नहीं, वो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स है, वो करते हैं अभी, इसके बाद वही। जी, इसको पहले ये कर लें जरा। ये भी एक छोटा सा सवाल आता है, उसको कंप्लीट करते हैं फिर चलते हैं आगे। अच्छा, पहले ना हम जरा ये थोड़ा सा ये एक परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट है मोल्स में, और उसके बाद आपका एक प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें प्रेसिपिटेशन मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने सिर्फ टाइट्रेशन मेथड जो है वो समझना है। ठीक है, तो आपका फिर कंप्लीटली काम सारा एंड हो जाता है। उसके बाद फिर ईयरलीज की प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। आप लोगों के पास कल का भी पूरा दिन होगा, और उसमें कल का मेन दिन हमने रखना है अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कशन के लिए, ताकि इंग्लिश के पेपर के बाद आपकी प्रॉब्लम्स पहले से रेडी रहें, ताकि उसको फिर हम करते जाएं। अच्छा जी, परसेंटेज यील्ड पे आइए सारे बच्चों। देखिए, परसेंटेज यील्ड जो है, ये हमारा एक्चुअली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, परसेंटेज यील्ड बेसिकली, यील्ड किस चीज को कहते हैं आपने याद रखना है। यील्ड हम कहते हैं प्रोडक्शन को। ठीक है जी, परसेंटेज यील्ड यानी परसेंटेज, यील्ड का लफ्ज निकला है प्रोडक्शन से। ठीक है, परसेंटेज यील्ड यानी परसेंटेज प्रोडक्शन। अब मिसाल के तौर पे इस परसेंटेज यील्ड का ना एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड। अब देखो, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट काम नहीं, हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है which is एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल, और जिसको हम कह सकते हैं, और प्रैक्टिकल यील्ड ओवर ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, देखिए, परसेंटेज यील्ड जो है, एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ये एक फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा इसमें एक्चुअली सवाल क्या आता है। अब जरा देखिए, इसमें आपने जो नोट याद रखना है, वो क्या बात याद रखनी है कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड, देखिए आपको एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या जिसको हम प्रैक्टिकल यील्ड कह रहे हैं, will always be will always be given in the question। ये आपको सवाल में गिवन होगी। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। जबकि theoretical yield theoretical yield we will have to find out using the given chemical equation। ठीक है जी, चलते जाते हैं, भी देखते हैं उसको। तो परसेंटेज यील्ड कहते हैं एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब इसमें ये जो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी यूजिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका ना मोल्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, जो
एक सवाल आता है डायरेक्ट ही एक्चुअली, ये हम जरा पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा ये बच्चों, ये जो हमने बात लिखी इससे रिलेटेड एक FAQ करते हैं। लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें एक सवाल आपको सपोज वो देता है, फर्ज कीजिए वो एक क्वेश्चन में सपोज ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब वो आपको क्वेश्चन में कहता है, वो कहता है जी 15 DM क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, 15 DM क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूसेस 20 DM क्यूब ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो वो कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड तो परसेंटेज यील्ड आप कैसे फाइंड करेंगे, ये सवाल लिखिए। देखो याद रखना है, परसेंटेज यील्ड एक्चुअली एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब एक्सपेरिमेंटल यील्ड वो कह रहा है आपको हमेशा ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, सॉरी गिवन होगी, और थ्योरेटिकल यील्ड आपको ढूंढनी पड़ेगी यूजिंग द केमिकल इक्वेशन। अब बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 टोटल स्टेप्स इन्वॉल्व है हमेशा। तो अब जरा ये देखिएगा, इसको समझ के करो। मोल्स अब ऐसी चीज है, आपको समझ आ गई है तो बस अब पास पेपरों पे देखना, मैं अप्लाई करता जाऊंगा एक दो क्वेश्चंस के साथ ही आपको थोड़ा उसमें बस ना, कई जगहों पे अगर आप स्टक होते भी हो, इट्स बिकॉज ऑफ द वर्डिंग्स जो बंदा उस वक्त समझ नहीं पा रहा होता, तो इसलिए, ठीक है। अब IGCSE में ना मोल्स बड़ा सीधा सीधा आएगा, GCE में थोड़ा सा वो लफ्जों को फेर देता है, तो वो चलो देख लेते हैं। जी आते हैं, परसेंटेज है ना, तो इसके यूनिट्स परसेंटेज में होंगे। चलें अब आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के जी स्टेप 1 पे बच्चों आइए। देखिए अब इस सवाल का स्टेप 1 क्या था जी, ये फिलहाल तो कंबाइंड क्लास है GCIG दोनों की, ये वो मोल्स का एक कॉन्सेप्ट है और साथ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में करा के, ताकि काम सारा फिर इकट्ठा ही प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। अच्छा अब पहले स्टेप में देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सुनना जरा जी। ये मैंने अहमद करा दी थी वैसे, मोल्स पर DM क्यूब की टू ग्राम्स पर DM क्यूब। चलो कर लेते हैं, वो भी देख लेंगे। अब जरा देखिए, आपको बच्चों कहता है कि नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ टू प्रोड्यूस अमोनिया। देखिए इट सेज 15 DM क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूसेस 20 DM क्यूब ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। अब जरा इधर ही फोकस करें, सवाल जवाब बाकी देखते हैं। देखिए जी मुझे ये बताएं बच्चों, आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए सबसे पहला स्टेप 1 तो यही होगा कि आपने हमेशा फाइंड करना है, फाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड। हमेशा आपने परसेंटेज यील्ड करते हुए थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो तलाश करनी है। जरा देखिए गौर से, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 15 DM क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस फुली रिएक्ट करे तो कहता है वो प्रोड्यूस करके दे रही है 20 DM क्यूब ऑफ अमोनिया। मुझे बताएं 15 DM क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन तो कौन है, नाइट्रोजन तो रिएक्टेंट है ना। देखिए नाइट्रोजन इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, और अमोनिया इज बिहेविंग एज द व्हाट, एज द प्रोडक्ट, राइट, बिल्कुल सही है। देखिए इस रिएक्शन में नाइट्रोजन रिएक्टेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है और अमोनिया इज बिहेविंग एज द प्रोडक्ट। ये बात सबको क्लियर।
कि नाइट्रोजन रिएक्टेंट है और अमोनिया प्रोडक्ट है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जी, सिर्फ बस सुनना है, इसको समझ के देखें। तो वो अमोनिया प्रोडक्ट है और नाइट्रोजन रिएक्टेंट है। तो ये कह रहा है 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। जरा मुझे एक बात बताओ, आपने परसेंटेज यील्ड अगर निकालनी है तो आप ये देखिए कि देखो, मैं आपको सिर्फ वैसे एक बात इधर बता रहा हूं। चलो पहले इसको यूं करके लिखते हैं। अगर आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या था? एक्सपेरिमेंटल या जिसको प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं, ठीक है, ओवर एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड ओवर द थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। यही फॉर्मूला था। अब मुझे ये बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है? बताइए बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है? हो गया? जरिए देखिए, देखो आपने इधर नोटेबल बात ये रखनी है, बल्कि हम चलो डाटा लिखते हैं, इसको नोट के बजाय लेट्स कॉल इट जो डाटा। जरा बताइए, आपको बच्चों क्या ख्याल है, ये जो दिया हुआ है 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया प्रोडक्ट है ना, और यील्ड प्रोडक्ट के बारे में ही एक चीज है। जरा गौर से देखो, आपको उसने 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया देकर ये जो प्रोडक्ट दिया होगा ना, उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ये जो प्रोडक्ट की अमाउंट दी हुई है पहले से 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। बच्चों ये 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया ही, ये आपका कह लो कि कौन सी यील्ड गिवन है हमें, ये उसने आपको एक्सपेरिमेंटल या जिसको आप प्रैक्टिकल यील्ड कह रहे हो, यानी प्रैक्टिकली ये तजुर्बा करके, एक्सपेरिमेंट करके इस बंदे ने 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया इस रिएक्शन में कह लो बनवाया है। देखिए, अब ये तजुर्बा जिस भी बंदे ने किया होगा, ये एक्सपेरिमेंट जिसने भी किया, उसने 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस से सिर्फ कह लो 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया पैदा करवाई है। यानी देखिए, द पर्सन हु हैज डन दिस एक्सपेरिमेंट, he has produced out of 15 dm cube nitrogen gas, he was able to produce 20 dm cube of ammonia. So from 15 dm cube of nitrogen, he was able to produce 20 dm cube of ammonia. तो ही saying calculate करो the percentage yield। तो मुझे ये बताइए कि आपको एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड 20 डीएम क्यूब दी हुई है? देखिए, एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड 20 डीएम क्यूब गिवन है। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरा। जैसे आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे ना फिजिक्स में, प्रोसेस की एफिशिएंसी, तो ये केमिस्ट्री में कह लो एफिशिएंसी रिलेटेड जैसा ही एक टॉपिक है। तो आप ये देखिए कि देखो, आपके पास ये 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये जो गिवन है इधर, जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, देखो उसने 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस से सिर्फ 20 डीएम क्यूब अमोनिया कहता है पैदा करवाई है। ठीक, हम ये देख ले तो ये वाली जो 20 डीएम क्यूब अमोनिया आपको, यानी प्रोडक्ट की अमाउंट जो क्वेश्चन में दी गई होगी, ये आपकी कौन सी वाली यील्ड होगी? ये एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल करके जो यील्ड आई है, ये वो है। यानी इस बंदे ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन खर्च करके लैब में सिर्फ 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया इसने पैदा किए। क्योंकि देखिए, उस वक्त तो जाके नहीं आप एक्सपेरिमेंट करके लैब में देखोगे ना कि कितना प्रोडक्ट बन सका। तो ये इंफॉर्मेशन आपको वो खुद बता दिया करेगा कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कहता है अगर रिएक्ट करवाते तो उससे 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया पैदा होता। ठीक है,
तो ये उसकी ये जो प्रोडक्ट की अमाउंट क्वेश्चन में दी गई होगी, याद रखिए ये प्रोडक्ट की जो अमाउंट क्वेश्चन में दी होगी, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल या जिसको प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं, ये है वो जो आपको पहले से गिवन। ये जरा पक्का बताइए, क्लियर? हमारा टास्क पता है क्या होगा? हमें अब देखो ना, परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड हमें गिवन है, ये जो क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया होगा। अब हमने सिर्फ कौन सी यील्ड फाइंड करनी है, तो परसेंटेज यील्ड निकल आएगी। तो फिर जाहिर बात है हमें थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये स्टेप 1 में ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है जी, थ्योरेटिकल यील्ड हमें स्टेप 1 में ये तलाश करनी पड़ेगी। अब आपसे सवाल ये था कि थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड करनी। मुझे ये बताइए बच्चों कि थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे ढूंढेंगे? अब थ्योरेटिकल यील्ड आपने ढूंढना है तो आपको क्वेश्चन को कंसल्ट करना पड़ेगा, इक्वेशन को। देखिए, वो कहता है कि जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली किया है, he was able to produce 20 dm cube of ammonia from 15 dm cube of nitrogen। ठीक है, उस बंदे that person was able to produce 20 dm cube of ammonia from 15 dm cube of nitrogen। तो मुझे ये बताइए कि परसेंटेज यील्ड उसने कितनी निकाली? फिर परसेंटेज यील्ड उसने निकाली एक्सपेरिमेंटल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब हमने ये करना है कि देखिए 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, उस जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ही इज एबल टू प्रोड्यूस 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट। हमने ये सोचना है कि थ्योरेटिकली बताइए 15 डीएम क्यूब नाइट्रोजन कितना अमोनिया एक्चुअली दे सकता है। आपको समझ आया अब कि थ्योरेटिकली यानी कागजी कार्रवाई में वेयर एवरी कंडीशन इज केप्ट परफेक्ट। देखिए, ऑन पेपर तो हर चीज परफेक्ट होती है ना, बट जब रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो तो देखिए वहां गैस की लीकेजेस भी होंगी, कोई एनर्जी लॉसेस भी होंगे, कुछ प्रोडक्ट लूज भी हो जाएगा। तो बहुत सारे रियल प्रैक्टिकल में जो है ना, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स अकर होते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड दी होगी ना, ये हमेशा थ्योरेटिकल जो है वो बिगर होगी। थ्योरेटिकली हमारा जवाब ज्यादा हुआ करेगा और प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो क्वेश्चन में जो दी होती है वो आपकी हमेशा कम हुआ करेगी। समझ रहे हो ये बात? तो आप मुझे ये बताइए बच्चों कि देखो वो कह रहे हैं कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन से ही वाज एबल टू प्रोड्यूस 20 डीएम क्यूब अमोनिया। तो ये जो 20 डीएम क्यूब अमोनिया गिवन है, ये इसकी कौन सी यील्ड बन गई? ये इसकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, व्हिच इज 20 डीएम क्यूब अमोनिया। हम ढूंढ लेंगे कि थ्योरेटिकली जरा हिसाब लगाइए कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली कितने डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया आपको दे सकता है। देखिए, थ्योरेटिकली जरा चेक करें कि 15 डीएम क्यूब नाइट्रोजन अगर फुली रिएक्ट करे तो ये कितना अमोनिया दे सकता है। इसको हम बोलेंगे, जी बिल्कुल, ये जो आपने 15 डीएम क्यूब नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 20 डीएम क्यूब दिया हुआ है अमोनिया, यानी जो प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट की अमाउंट दी हुई है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड होगी। यानी एक्सपेरिमेंट करके जिस बंदे ने प्रैक्टिकली जितना यील्ड पैदा कर सका वो 20 है। तो हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम ये ना हिसाब लगा लें कि यार कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बन सकता है बाय द 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन जो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। तो रिलेशन मुझे जरा बताइए, रिलेशन किसका वर्सेस किसका बनेगा इधर? बहुत इजी सवाल है ये, देखिए मैंने आपको कहा था इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये जो प्रोडक्ट की अमाउंट क्वेश्चन में दी होगी, दिस विल बी द एक्सपेरिमेंटल और द प्रैक्टिकल यील्ड। यानी देखिए ये बता रहा है कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन से एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया और वो सिर्फ प्रोड्यूस करवा सका 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। ठीक है, हमने ये सोचना है कि यार 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन से कितना डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया असल में कागजी कार्रवाई के तौर पे कितना डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया कैन बी फॉर्म्ड। आप ये पहले हिसाब लगा लें कि इस 15 डीएम क्यूब 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनाया जा सकता है। ठीक है, अब उसके लिए तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना सिखाई हुई है।
कि देखिए हमने देखना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एक्चुअली बन सकता है, ठीक है, बाय 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फाइंड करना है, उसकी हेडिंग इधर लगा दो, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपको इधर ये गिवन है ना। तो जरा आप ये देख लें कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली कितना अमोनिया दे सकता है। देखो प्रैक्टिकल करके तो 20 डीएम क्यूब अमोनिया पैदा कर रहा है वो। हम हिसाब लगा रहे हैं कि ये 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कितना डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, ये हमें इससे पता चलेगा। अब जरा बताइए कि आपको पता है ना कि ये 1 मोल है जब कुछ ना हो साथ। जरा बताओ अब आपने नाइट्रोजन के वॉल्यूम का जिक्र करना है और अमोनिया के भी वॉल्यूम का जिक्र करना है। तो जरा मुझे ये बताइए कि देखो इधर नाइट्रोजन का 1 मोल है ना, 1 मोल इज हाउ मच? 24 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। देखिए इक्वेशन कहती है अगर फुली रिएक्ट करे, बिल्कुल सही है, 24 डीएम क्यूब नाइट्रोजन अगर फुली रिएक्ट करे तो इट विल गिव यू कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया? इट विल गिव यू, बोलो कितना? 48 डीएम क्यूब, बिल्कुल सही है। तो 24 डीएम क्यूब आपको देता है 48 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, ठीक है। 24 डीएम क्यूब आपको देता है 48 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। तो जरा बताइए कि उसने हमें कितना दिया हुआ है रिएक्शन में? 15 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, फिर आपको कितना डीएम क्यूब ऑफ, सॉरी 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, फिर कितना डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया थ्योरेटिकली दे सकता है? ये बैलेंस है, बैलेंस है, देखें इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब मुझे जरा बताइएगा बच्चों, ये कितना आंसर आ गया जी? वैसे हिसाब लगाएं, देखिए 24 अपने तौर से डबल दे रहा है तो 15, तो ये 24x इज इक्वल टू 15 इंटू 48। तो करके ये आपके पास x कितना आ गया? सिंप्लीफाई होके x आ गया जी 30 डीएम क्यूब, बिल्कुल सही है। तो ये 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, जरा अब एक मिनट इस बात को ना पूरा समझना, बहुत इजी बात है ये। तो गौर कीजिए बच्चों, अब देखिए 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, जरा समझो 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। जी जी करता हूँ एक मिनट। अच्छा अब आप लोग ना थोड़ा सा यार, ये एक मसला है, पीछे वाली जो सिंपल कैलकुलेशन होती है ना हमने जो की हुई है सारी, वो आप भूल जाते हो कि ये क्यों कैसे निकाली। देखिए ये जो मोल्स में आपने वो नहीं किया था स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ये उसी की वही चीज है। तो अब मुझे ये बताओ कि देखिए थ्योरेटिकली पता लगा हमें कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कैन प्रोड्यूस 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। देखिए 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कैन प्रोड्यूस 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। चलिए कोई नहीं, मैं वैसे कह रहा था कि जब पिछली चीज रिकॉल रखिए। तो 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन जो है इट कैन प्रोड्यूस 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। अच्छा जरा मुझे एक बात बताइए कि वो कह रहा था, देखिए अब जरा इस सवाल को अब इकट्ठा करके देखें कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, उसने कहा कि हमने प्रैक्टिकली जब किया एक्सपेरिमेंट तो 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया पैदा किया जा सका, ठीक है। नहीं यार, इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन से आप कैलकुलेशन करते हो। जी जी बिल्कुल, यूनिटरी बिल्कुल उसी का तरीका है। चलिए अब मुझे बताइए, देखिए 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन वो हमें बता रहा था कि उसने जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया तो 15 डीएम क्यूब से वो 20 डीएम क्यूब अमोनिया बनवा सका, ठीक है। तो ये तो हमारी एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड है। हमने ये हिसाब लगाया कि 15 डीएम क्यूब एक्चुअली, देखिए 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली कितना अमोनिया पैदा कर सकता है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से। देखो ना, ये एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि 24 डीएम क्यूब नाइट्रोजन अगर 48 पैदा कर सकता है तो 15 डीएम क्यूब नाइट्रोजन को एक्चुअल यानी असल में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हमें पता लगा कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन में 30 डीएम क्यूब अमोनिया बनाने की एबिलिटी है।
बात समझ आई? तो ये जो आपने देखिए, उसने 20 डीएम क्यूब अमोनिया बनवाया 15 डीएम क्यूब नाइट्रोजन से, जबकि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन हैड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। क्या ख्याल? तो इसका मतलब ये है, देखिए 20 का फिर क्या मतलब है? 20 का ये मतलब है कि यार जिस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, क्या उसने केयरफुल करके एक्सपेरिमेंट किया है, या उससे केयरलेसनेस हुई है, या उससे कोई प्रोडक्ट में लॉस हुआ है? जरा बताइए। प्रोडक्ट में लॉस हुआ है ना, या कोई उससे केयरलेसनेस हुई है? वरना देखिए थ्योरी कहती है, थ्योरी सेज, सी दिस इज अ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, राइट? थ्योरी सेज दैट 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कैन प्रोड्यूस 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। बात समझ आई? 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कहता है कैन प्रोड्यूस 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। तो अब जरा मुझे ये बताइए, देखिए ये बात, ये वैसे ये समझ आई कैलकुलेशन उस्मान? कि देखिए नाइट्रोजन जो है, हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जब ढूंढनी थी तो हमने ढूंढा कि यार थ्योरेटिकली कितना अमोनिया बन सकता है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। तो हमने वॉल्यूम ऑफ अमोनिया निकालना था, और नाइट्रोजन का वॉल्यूम, ये डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, तो इसको तो इधर ही लिखेंगे। अब जरा देखिए 24 डीएम क्यूब आपको देता है 48 डीएम क्यूब। बैलेंस्ड इक्वेशन कहती है कि 24 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन फुली रिएक्ट करे तो ये आपको 2 मोल्स यानी 48 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करके दे सकती है। ठीक है? तो अगर 24 डीएम क्यूब 48 डीएम क्यूब दे सकती है, तो 15 डीएम क्यूब आपको कितना देगा? ये हमने निकाल दिया, तो पता लगा कि जी 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन में 30 डीएम क्यूब अमोनिया बनाने की एबिलिटी है। थ्योरी कहती है, देखो ये सारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होती है, जो आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते थे, ये वही तरीके से हमने निकाला। तो अब जरा देखो इस सवाल को, मैं 1 मिनट आपको जरा इधर, बिफोर आई प्रोसीड, एक वैसे एक समरी अब तक बता रहा हूं कि ये हमने किया क्या है। समरी ये है जी, कि देखिए वो कह रहा था कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कितना अमोनिया मिला? उसको क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था कि उसे 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया मिला, कि नहीं? जबकि थ्योरी कहती है, थ्योरी सेज, जो हमने कैलकुलेशन की, कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, वैसे थ्योरी कह रही है कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन में 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बनाने की एबिलिटी है। 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन में 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बनाने की, बताता हूं एक बार, ये इतनी एबिलिटी है। देखिए अब वैसे एक बात आपको बताऊं, ये हमें भी इसका आइडिया है कि देखो थ्योरेटिकली तो आपको वो बता रहा है कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन आपको 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया पैदा करके दे सकता है, बट प्रैक्टिकल करते हुए, देखिए रियल लाइफ में आपने देखा है ना कि हम किसी भी काम को 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते। रियल लाइफ में आप जितनी मर्जी परफेक्ट कंडीशंस लगा दो, कुछ ना कुछ आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम जवाब आपका हमेशा निकलता है ना। यानी ऑन द पेपर कुछ और बात होती है, और रियल ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिकल करते हुए जाहिर है उस थ्योरेटिकल वैल्यू से कम ही अचीव होता है। यानी जितना आपने थ्योरेटिकली टारगेट लिखा है, प्रैक्टिकली उससे हमेशा कम ही अचीव होता है। तो इसका मतलब है कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, देखिए 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गिव्स यू, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली 20 डीएम क्यूब बन सका, जबकि थ्योरी सेज, जो कैलकुलेशन से पता लगा कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी टू क्रिएट 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। तो बच्चों मुझे एक बात बताएं, थ्योरेटिकली 30 बन सकता है, और इस बंदे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसने 20 बनवाया। तो मुझे बताएं ये जो 10 डीएम क्यूब की कमी आ रही है, 30 डीएम क्यूब अमोनिया बन सकता था, बट उसने 20 डीएम क्यूब सिर्फ वो बनवा सका। तो ये जो 10 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया कम पैदा हो रहा है, क्या ये, देखिए अब इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। मुमकिन है कि वो एक्सपेरिमेंट में कुछ केयरलेसनेस कर रहा हो, उससे एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती इस तरह हो रही हो कि उससे गैसेस लीक हो रही हो,
क्या पता उसने एपरेटस सेटिंग ठीक ना की हो, ठीक है, क्या पता उसने कंडीशंस जो हैं वो सही तरह ना लगाई हो। तो इस हिसाब से अब मुझे बताइए कि ये वाली यील्ड कौन सी यील्ड है, ये जो क्वेश्चन में दी हुई थी। देखिए ये थी उसकी वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके, या जिसको हम प्रैक्टिकल करके जो यील्ड आ रही है ये वो वाली है, ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल यील्ड। और ये जो 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बन रहा है, ये जो 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बन रहा है, ये उसकी कौन सी यील्ड है, ये थ्योरेटिकल प्रोडक्ट है, यील्ड प्रोडक्ट को ही कह रहे हैं। तो इधर हमने प्रोडक्ट से रिलेट करना। तो बात समझ आई बच्चों कि प्रैक्टिकली जब किया गया तो उस वो सिर्फ इस रिएक्शन में 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बनवा सक रहा था, जबकि थ्योरी कहती है कि 15 डीएम क्यूब नाइट्रोजन इस्तेमाल करके 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया पैदा किया जा सकता है। तो बताइए कि फिर अब इस पूरे प्रोसेस का परसेंटेज यील्ड कितना होना चाहिए। तो अब आप लिखोगे एक्सपेरिमेंटल यील्ड, यानी एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोडक्ट बना रियल में, ओवर थ्योरेटिकली जो बना, ठीक है जी, इसको इनटू क्या कर देंगे, इसको इनटू 100 कर देंगे। जरा बताइएगा। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि जी क्या कभी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल यील्ड बराबर हो सकती हैं। देखिए वैसे तो ये इस रियल दुनिया में जो प्रोसेसेस आप करते हो उसमें यकीनन देखिए कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी प्रैक्टिकल में रह जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा लेस निकला करेगी, वो जो क्वेश्चन में दी होगी, और थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगी। ये बात याद रखिए कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा हुआ करेगी। तो अब जरा मुझे बताओ कि एक्सपेरिमेंटली ये 20 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन बन रहा था, ठीक है जी। सी 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया एक्सपेरिमेंट में पैदा हो रहा था, जबकि थ्योरेटिकली 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बनाया जा सकता है। और परसेंटेज के लिए इसको इनटू 100 करेंगे तो जरा बताइए परसेंटेज यील्ड कितनी निकली हमारे पास। देखिए परसेंटेज यील्ड निकली, बताइए कितनी। तो ये 66.66%, जिसको हम 66.7% कह देंगे। तो बच्चों एक सेकंड, इसका मतलब है कि जो आपने प्रैक्टिकल करके यील्ड पैदा की थी दैट इज 66.7% ऑफ व्हाट कुड हैव बीन अचीव्ड थ्योरेटिकली। जी जी, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों अब समझ में आई, जरा यस करो इसको अगर क्लैरिटी है तो। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आपको करना ये था कि देखिए the question said 15 dm cube of nitrogen gas produces 20 dm cube of ammonia। तो ये 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया जो क्वेश्चन में, देखिए जो सवाल में प्रोडक्ट की अमाउंट उसने दी होगी ना, वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो क्वेश्चन में दी होगी वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल यील्ड हुआ करेगी, क्योंकि वो तो हम जाकर उस वक्त प्रैक्टिकल करके तो नहीं निकाल सकेंगे ना। तो वो आपको बता दिया करेगा कि यार 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन से उसने प्रैक्टिकल जब किया तो दैट पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट अचीव्ड 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया ओनली। हम हिसाब लगाएंगे कि 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन थ्योरेटिकली कितना अमोनिया दे सकता है। तो देखिए 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन है तो हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, और हम देख रहे हैं कि उसमें से कितना इक्वेशन के मुताबिक कितना अमोनिया कुड हैव बीन मेड। तो बैलेंस इक्वेशन इज टेलिंग यू दैट 24 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन फुली रिएक्ट करे तो इट गिव्स यू 48 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, जबकि 15 डीएम क्यूब फिर करे तो वो कितना दे सकता है। See, it can give you 30 dm cube of ammonia. So we figured out, summary ये थी कि 15 dm cube of nitrogen experimentally was giving you 20 dm cube of ammonia.
जबकि थ्योरी सेज दैट 15 dm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन कैन गिव यू 30 dm क्यूब ऑफ अमोनिया। ठीक, तो फिर बताइए कि ये आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड है और ये थ्योरेटिकल यील्ड है, और अब आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो एक्सपेरिमेंटल आपके पास 20 आ जाएगी और थ्योरेटिकल आपके पास 30 है, और ये इनटू 100 होगा। तो अब जरा मुझे बताइए कि परसेंटेज यील्ड क्या होगा इसमें। 20/30, 66.66। जी बिल्कुल, इसको ऐसे भी हैदर कर सकते थे, बट फॉर्मूला जहां बताऊं उसके मार्क्स हैं, इसलिए उस तरह कर लिया गया। वैसे ये इस तरह भी बिल्कुल सही बात थी कि देखिए ये जो 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बन सक रहा है, ये आप देख रहे थे 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया थ्योरेटिकली जो बन रहा है ये 100% है। तो फिर वो जो एक्सपेरिमेंट में 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया बना था, जो उसने दिया हुआ था, वो कितने परसेंट होगा। ये एक्चुअली वही अरिथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन नहीं है यार। बच्चों क्या हो गया यार, ये तो करके आ नहीं चुके मैं। इतनी एग्जांपल्स देखिए उसकी कर ली थी। मुझे बताएं कि देखिए बैलेंस इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि नाइट्रोजन का 1 मोल है और वो अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि 24 डीएम 1 मोल ऑफ अ गैस कितना होता है, 24 डीएम क्यूब नहीं होता। तो 24 डीएम क्यूब बैलेंस्ड इक्वेशन बता रही है कि ये 2 मोल्स अमोनिया बना सकती है, यानी 2 मोल गैस कितनी होती है, 48 डीएम क्यूब नहीं होती। यार अब इस टाइम तो आके प्लीज ऐसा ना करें। तो 1 मोल यानी 24 डीएम क्यूब अगर आपको 48 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है। देखो ना भाई, ये हेडिंग डली हुई है ना यार, क्या हो गया आप लोग को। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया हेडिंग डली हुई है, तो हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन ले रहे हैं। तो अगर 24 डीएम क्यूब आपको 48 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया दे रहा है, इक्वेशन आप तो डायरेक्ट भी कर लेते हो ना, 1 मोल गैस और ये 2 मोल गैस। तो अगर 24 डीएम क्यूब आपको 48 दे रही है, तो फिर 15 डीएम क्यूब नाइट्रोजन कितना दे सकती है। वो हमें पता लगा कि थ्योरेटिकली 15 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन 30 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया दे सकता है। तो फिर हमने परसेंटेज यील्ड सेकेंड स्टेप में, तो देखिए ये उसका स्टेप 2 था। ठीक है, कि ये जो 20 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया पैदा हो रहा था वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, और ये जो 30 प्रोड्यूस हो रहा है ये थ्योरेटिकल है। तो ये इधर से ऐसे आ जाए, लेकिन हमेशा आपने फॉर्मूला ही लगाना है, क्योंकि इधर फॉर्मूला के अपने ये मार्क्स है। अच्छा, एक नोट जरा याद रख लीजिए कि परसेंटेज यील्ड के सवाल करते हुए द theoretical yield will always be what than experimental yield. The theoretical yield will always be, बिल्कुल सही है, will always be greater than the experimental yield. ठीक है, theoretical yield will always be greater than the experimental yield, क्योंकि ऑन द पेपर, यानी देखिए थ्योरेटिकली चीज हमेशा ज्यादा रिजल्ट ही आ रहा होता है, परफेक्ट रिजल्ट आ रहा होता है कि नहीं। देखो ना, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हुए, ये वाली जो यूनिटरी कैलकुलेशन करते हुए हमने क्या कभी कोई एनर्जी लॉस या रियल लाइफ जो डिफिकल्टीज हैं उसका तो हमने नहीं इसमें वो केटर किया ना। हम तो पूरा पूरा परफेक्ट बात कर रहे हैं कि यार अगर 24 डीएम क्यूब फुली रिएक्ट करे तो 48 देगा, तो 15 को कितना देना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब आप जाते हो तो आपसे बहुत सी एनर्जी लॉसेस होती हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ कमियां रह जाती हैं। तो देखिए, आप जब भी कोई इंडस्ट्रियल प्लांट लगाते हो, यानी आप जब भी कोई इंडस्ट्री लगाते हो, तो उसमें एट द एंड जब प्रोडक्शन शुरू होती है ना, तो इंजीनियर्स का काम ये होता है उधर, ये मेक श्योर करना कि यार इस इंडस्ट्रियल प्लांट की एफिशिएंसी
ये बेसिकली परसेंटेज यील्ड, आप समझ आइए, एफिशिएंसी एक तरह की। तो वो क्या करते हैं यार, वो जब ये इनिशियली इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन शुरू करती है ना, तो वो देखते हैं यार कि थ्योरी क्या कहती है कि हमने जितना माल लगाया उसमें, उसके हिसाब से कितना प्रोडक्ट एंड पे बनना चाहिए। बट वो देखते हैं कि यार ये कितना एक्चुअली बन पा रहा है, तो उससे वो परसेंटेज निकाल के फिर उन इंजीनियर्स का काम ये होता है कि यार उस इंडस्ट्रियल प्लांट को बेहतर करते जाएं, वक्त के साथ साथ और मजीद बेहतरी उसमें लाई जाए, ताकि ये जो एफिशिएंसी की वैल्यू है इसको हायर एंड हायर ले जाया जाए। जाहिर है रियल लाइफ में ये 100% को तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन जितना ये उसको बढ़ाते जाएंगे इस परसेंटेज यील्ड को, उतना जो है इसका मतलब है वो इंडस्ट्रियल प्लांट अच्छा काम कर रहा है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। बात समझ रहे? चलिए जी, अब जरा आप आइए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद ये बात भी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा बच्चों देखिए, इस सवाल में ना आपने पहले तो ये देखना है कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। याद है ये फर्मेंटेशन वाली इक्वेशन है, याद आ रहा है? ये फर्मेंटेशन वाली इक्वेशन है जिसमें ग्लूकोज को फर्मेंट किया आपने यीस्ट और 20 to 40 डिग्री की प्रेजेंस में। तो याद है कि ये एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो आपको सिर्फ उसने ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ, वो कहना ये चाह रहा है, जरा भी इधर देखना गौर से। वो कह रहे हैं यार कि 2 kilograms of glucose is C6H12O6, राइट? जरा ये देखिए, देखें वो कह रहे हैं कि 2 kilograms ऑफ ग्लूकोज जो है वो आपको 0.75 kg ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, तो गौर करिए कि 2 kilograms ऑफ ग्लूकोज जो है आपको 0.75 kg ऑफ एथेनॉल पैदा करके दे रहा है। 2 kilograms ऑफ ग्लूकोज जो है वो आपको 0.75 kg ऑफ एथेनॉल पैदा करके दे रहा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, जरा सुनिएगा। देखिए 2 kg ग्लूकोज जो है वो 0.75 kg ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस करके दे रहा है। हम ये हिसाब लगाएंगे कि 2 kg ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली कितना, देखिए 2 kg ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली कितने kg ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता है। असल में ये सारी स्टोरी है, समझ आई? जरा देखें, 2 kg ऑफ ग्लूकोज उसने क्वेश्चन में बताया ये 0.75 kg एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम देख लेते हैं कि 2 kg ऑफ ग्लूकोज थ्योरेटिकली कितना एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता है। तो जरा 1 मिनट बात गौर से सुनो, मुझे ये बताइए, ये 0.75 kg एथेनॉल, ये बच्चों कौन सी वैल्यू है? एथेनॉल प्रोडक्ट है ना इस वक्त। मुझे जरा बताइए कि एथेनॉल इस वक्त क्या है? क्या वो एक प्रोडक्ट ही नहीं है? क्यों जी? तो ये 0.75 kg एथेनॉल जो है ये आपकी वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ठीक, हमने ये देखना है कि यार ये जो ये जो 2 kg ऑफ ग्लूकोज है, ये जो आपको प्रोडक्ट देगा असल में, ये इसकी कौन सी वाली यील्ड हमने फाइंड करनी है? तो हमने सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड इसकी फाइंड करनी है। समझ आई बात सबको? तो ये जो क्वेश्चन में देखो, अब इसके इसमें जरा गौर से देखिए, एथेनॉल इज द प्रोडक्ट, ग्लूकोज इज द रिएक्टेंट एंड एथेनॉल इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आपने ये सोचना है कि ये जो एथेनॉल का अमाउंट उसने बना के दिया हुआ है, ये तो आपका एक्सपेरिमेंटली जो निकला ना, यानी जिस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया है वो 2 kg ग्लूकोज से 0.75 kg एथेनॉल निकाल पा रहा है। हम हिसाब लगा लेते हैं कि 2 kg ऑफ ग्लूकोज थ्योरेटिकली कितना दे सकता है। चलिए देखते हैं एक सेकंड। अच्छा बच्चों, अब इधर जरा मुझे एक बात बताइए, हमने स्टेप 1 में थ्योरेटिकल मास निकालना है ना इसका, बट जरा मुझे एक बात बताओ, हमें ये ग्लूकोज का क्या चीज गिवन है?
ये ग्लूकोज का 2 kg इसका वॉल्यूम है या इसका मास है? जरा बताइए, ये ग्लूकोज का 2 kg इसका वॉल्यूम है या इसका मास है? मास है, बिल्कुल सही। तो ये 2 kg इसका मास है। अब मुझे एक बात बताओ, और ये 0.75 kg एथेनॉल का भी उसने हमें मास ही डिस्कस किया हुआ है या वॉल्यूम या मोल्स? एथेनॉल का भी क्या डिस्कस किया हुआ है? मास ही डिस्कस किया हुआ है, दोनों के मासेस हैं। तो इसका मतलब है कि मैं अपना एक रिलेशन यहां इसमें बना लेता हूं कि मास ऑफ एथेनॉल वर्सेस मास ऑफ ग्लूकोज। चलो इनके फॉर्मूले ही लिख लेते हैं बजाय नामों के, कि देखिए हम इधर रिलेशन बनाएंगे मास ऑफ एथेनॉल यानी C2H5OH, और इधर मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो दिस इज अ मास वर्सेस मास का रिलेशन। यू गेट इट? अच्छा, जरा बताइए, मास वर्सेस मास हो यानी आपने अब बैलेंस्ड इक्वेशन में से ग्लूकोज के भी मास का जिक्र करना है और एथेनॉल के C2H5OH के भी मास का जिक्र करना है। तो ग्लूकोज के भी आपने मास का जिक्र करना है और C2H5OH के भी मास का जिक्र करना है। तो दोनों के आपने मैसेज का जिक्र करना। जरा बताइए भाई कि अब स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? जरा बताओ, बैलेंस्ड इक्वेशन में से इस ग्लूकोज का जो मास बनता है, जरा मुझे बताएं, कुछ ना हो साथ तो ये 1 मोल है ना? क्या इस वक्त बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ही नहीं है? तो इसका मास कैसे ढूंढेंगे? देखिए मैंने आपको टेक्निक क्या बताई थी कि बैलेंस्ड इक्वेशन से मास ढूंढने का तरीका ये होता है कि आप पहले उस पूरे कंपाउंड का एमआर निकाल लें। तो एमआर का मतलब है वो मास ऑफ 1 मोल होगा, और फिर उसको जितने इधर मोल्स दिए हुए हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो होता है इक्वेशन का वो टोटल मास, कि नहीं? जरा मुझे बताइए, अब C6H12 का अगर मैं सबसे पहले इधर से एमआर निकालूं तो ये एमआर इसका कैसा निकलेगा? देखिए कार्बन का आपको पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो ये आएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। ये समझ आया क्या निकाला मैंने? देखिए ये 12 कार्बन का 12 इंटू 6 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 है। जरा बताइए ये कितना आया? ये तो एम आर निकला अभी, विच इज 180 ग्राम्स। आप बता रहे हो ये 180 निकला। अब देखो ये इस ग्लूकोज के 1 मोल का 180 ग्राम्स है, तो इधर है भी बैलेंसिंग में 1 मोल ही लगा हुआ। तो 180 इंटू 1, तो इसका मतलब है कि टोटल मास बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक टोटल मास भी 180 ग्राम्स ही नहीं है? क्या ख्याल? जी जी, एक मिनट आता हूँ इस बात, पहले देखो इसे। अच्छा फर्ज करो अगर इधर ये लगा होता, जरा बच्चों समझना, बैलेंस इक्वेशन में सपोज यहाँ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज लगे होते, तो आप फिर इस एम आर 180 को, इसके 180 ग्राम्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करके कितना बोलते? फिर उसे 360 ग्राम्स कहते। समझ रहे हो कि अगर इधर फर्ज करो 2 लगा होता, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो फिर इसका एम आर निकालते जो 180 उसको इनटू 2 करके, क्योंकि 1 मोल का 180 ग्राम्स होता, तो फिर ये अगर 2 मोल लगे होते तो फिर तो ये 2 मोल्स का टोटल बैलेंस इक्वेशन का मास तो फिर 360 ग्राम्स होता ना। बात समझ आ रही है? बट यहाँ चूंकि ये 1 मोल ही लगा हुआ है, तो फिर इसका मास 180 ग्राम्स इंटू 1 होके टोटल बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 180 ग्राम ही बन रहा है। यू ऑल गेट दिस? क्यों जी? और फिर मुझे बताइए बच्चों, जरा नेक्स्ट बात पे आओ। अब देखिए अगर 180 ग्राम्स जो है, देखिए 180 ग्राम्स आपको कितना एथेनॉल दे रहा है? ये तो देखिएगा 180 ग्राम्स जो है, 180 ग्राम्स आपको कितना एथेनॉल का मास दे रहा है बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक? अब उसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए आपको इधर भी सबसे पहले इस C2H5OH का क्या ढूंढना पड़ेगा? इसका मास ढूंढना पड़ेगा। देखिए C2H5OH का एमआर निकाल लेते हैं पहले।
पहले इसका MR निकालते हैं, ये कितना आता है। अब आपको पता है ना, ये कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 1 और फिर प्लस 1 इंटू 1। अच्छा, इसको इकट्ठा ही ना कर लेते। देखिए कार्बन का 12 इंटू 2 और प्लस हाइड्रोजन का ये 1 है, लेकिन 1 इंटू 5 ये एटम है और 6 छठा ये वाला, तो डायरेक्ट 1 इंटू 6 ही ना कर देते। प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 1। तो जरा मुझे बताइएगा कि ये कितना आया। 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 1, ये कितना आ गया 46। ये तो 46 बना ना। अब देखो, एक मोल ऑफ एथेनॉल का 46 ग्राम्स होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन में साथ कितने मोल्स लगे हुए हैं? 2 मोल्स, 2 मोल्स लगे हुए हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये 46 इंटू 2 करके कितना टोटल मास बनता है। बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक टोटल मास कितना बना इसका। तो सी 46 इंटू 2 यानी 92 ग्राम्स ये बना बच्चों इसका। ये 2 मोल्स ऑफ C2H5OH 92 ग्राम्स होता है। तो देखिए एक का MR हमने निकाला, तरीका समझ आ गया ना बच्चों कि ये कार्बन का देखिए 12 इंटू 2 प्लस फिर हाइड्रोजन का ये 1 AR है इंटू टोटल एटम्स कितने 6, 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 है इंटू 1, ये निकल आएगा देखिए 24 प्लस 6 30 प्लस 16 46। ये तो MR निकला है ना, एथेनॉल का MR 46 ग्राम्स है। गौर करो MR तो एक मोल का है। अगर एक मोल का 46 ग्राम्स है तो इधर बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है टोटल मास इसका कितना आ रहा है 92 ग्राम्स आ रहा है कि नहीं, क्या ख्याल। तो टोटल मास इसका 92 ग्राम्स। यहां तक ठीक है। तो अब जरा एक बात सोचिए, इधर देखिए हम जरा, देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन में अब हमने 92 ग्राम्स जो है वो फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, अब जरा मुझे बताइए कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहती है। सी बैलेंस्ड इक्वेशन कहती है कि ये 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज अगर फुली रिएक्ट करे तो इट गिव्स यू 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल। ऐसे ही है ना, 180 ग्राम्स कहता है अगर फुली रिएक्ट करे तो ये आपको 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल देता है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक 180 ग्राम्स फुली रिएक्ट करे तो ये आपको 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल देता है। तो ये देखिएगा जरा, 180 ग्राम्स अगर फुली रिएक्ट करे तो ये 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल देता है। तो बच्चों 2 kg ग्लूकोज अगर होता, 2 kg का क्या मतलब है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में याद है ग्राम्स में हम डीलिंग करते हैं। देखो इक्वेशन बता रही है कि 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज हो तो वो 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल देता है। जी जी बिल्कुल, ये चीज भी तो मैथ्स मैथ्स रिलेशन भी तो किया हुआ है ना। ये समझ आया बच्चों सबको कि देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक 180 ग्राम्स ग्लूकोज अगर फुली रिएक्ट करे तो इट गिव्स यू 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल। तो फिर उसने कितना रिएक्शन करवाया हुआ था, देखिए उसने यही कहा था ना कि 2 kg ग्लूकोज। फिर हम देख लेते हैं कि 2 kg थ्योरेटिकली, 2 kg यानी कितना ग्राम्स। देखिए 2 kg को आप ओरली ही यहां से 2000 ग्राम्स में करो तो ये आपको देगा x ग्राम्स। तो जरा बताना ये कितना आएगा, 180x इज इक्वल टू 2000 इंटू 92। तो x वुड बी 2000 इंटू 92 अपॉन 180। तो ये कितने ग्राम्स बनता है, ये 1022 ग्राम्स कह रहे हो, ठीक है। बट इसको ना अब हम इसको एंड पे केजीज में क्यों चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है इतना एथेनॉल आपके पास पैदा हो सकता था 1.022 kg। इसको चेंज करना आता है ना केजीज में।
देखिए इसे केजीज में क्यों चेंज किया बताता हूं, क्या ख्याल? तो ये जो आपका मास निकला, अब जरा वापस इस लाइन पे आओ। देखिए उसने कहा था कि 2 kg ग्लूकोज 0.75 kg एथेनॉल पैदा कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में 2 kg ग्लूकोज इज प्रोड्यूसिंग 0.75 kg ऑफ एथेनॉल। हमने ये हिसाब लगाया कि थ्योरेटिकली 2 kg ऑफ ग्लूकोज has the ability to produce how much ethanol? To see what was our answer? Our answer was 1.022. देखिए हमारा जवाब 1. ये चलो इसको इधर क्वेश्चन मार्क ही रखता हूं, लेट्स कीप इट एज क्वेश्चन मार्क। नीचे इधर दोबारा से मैं यहां लिखवा लेता हूं। तो देखिए अब तक की समरी क्या निकली? समरी ये है कि 2 kg ऑफ ग्लूकोज, द क्वेश्चन सेड 2 kg ऑफ ग्लूकोज गिव्स यू 0.75 kg ऑफ 0.75 kg ऑफ एथेनॉल। हमने ये निकाल लिया कि जी 2 kg ऑफ ग्लूकोज जो है ये थ्योरेटिकली 1.022 kg ऑफ एथेनॉल असल में बना सकता है। ठीक है जी। तो आप ये सोचिए कि 2 kg ऑफ ग्लूकोज 0.75 kg एथेनॉल बना रहा है एक्सपेरिमेंटली, जबकि 2 kg थ्योरेटिकली कितना बना सकता है। तो सी हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा निकलेगी, एक्सपेरिमेंटल यील्ड थोड़ी निकलेगी। ये भी टॉपिकल्स का क्या फायदा है, अभी तो ईयरलीज करें बस। तो अब मुझे बताइए कि परसेंटेज यील्ड जो है ये कैसे निकलेगी अब। तो जरा बच्चों बताना, दिस वाज व्हिच यील्ड? दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल यील्ड एंड दिस वाज व्हिच यील्ड? दिस वाज थ्योरेटिकल। देखिए आप चाहते तो आप इसमें सुनो, अगर इसको आपने ग्राम्स ही में रहने देना है तो फिर आप एथेनॉल के इस 0.75 kg को किस में चेंज करते, इसको ग्राम्स में चेंज कर देते, तो ये भी सही है। मतलब इसको या ग्राम्स में चेंज कर लो या वो जो ग्राम्स मिले थे उनको केजीज में, ताकि जब आप वो रेशो ले रहे हो तो यूनिट से एक तरह के हो। क्या ख्याल है? तो परसेंटेज यील्ड होगा अब वही एक्सपेरिमेंटल यील्ड ओवर द थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100%। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितना आ रहा है बच्चों? 0.75 kg ग्लूकोज बन रहा है, सॉरी एथेनॉल, जबकि रियलिटी में, सॉरी थ्योरेटिकली कह लो 1.022 kg बन सकता था। तो अब परसेंटेज यील्ड कितनी बनेगी इसकी? 73.38%, जो कि राउंड ऑफ होके 73.4% बनेगी। तो ये परसेंटेज यील्ड आपके पास ये आ गई। नहीं इधर आप गलती देख लें आपने क्या मिस्टेक की है। मिस्टेक समझ आ गई ना? ग्राम्स में भी करें तो बात तो वही है। आपने 0.75 kg को आप कह रहे हो ना ग्राम्स में चेंज किया, तो ये 750 ग्राम्स होता है ना। तो अब ठीक है, इसको इस तरह कर लो कि ये 750 ग्राम्स कह लो, तो फिर इस 1.022 को 1022 ग्राम्स ही रहने दें। तो आप 750 अपॉन 1022 भी करें तो जवाब कैलकुलेट करो ना कितना आता है। 2044 क्यों आ रहा है? देखो ना यार, आपने इक्वेशन इस तरह यूज किया कि 180 ग्राम्स 92 ग्राम्स ऑफ, देखे ना बैलेंस इक्वेशन, 182 ग्राम्स ऑफ, सॉरी 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आपको दे रहा है 92 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल। तो 2 kg यानी 2000 ग्राम्स फिर कितना देगा? ये कैलकुलेटर पे करो जरा।
नहीं, 92 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मुझे ये बताओ, एथेनॉल का मास ये जो आ रहा है C2H5OH, पहले तो इसका MR ढूंढे ना, मास ऑफ 1 मोल ढूंढे। MR कैसे ढूंढेंगे एथेनॉल का? ये कार्बन का 12 इंटू 2 एटम्स है, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 ये एटम्स है, और छठा ये वाला, तो मैंने इकट्ठा ही 1 इंटू 6 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 1 है, तो ये तो 24 प्लस 6 30 प्लस 16 46 बनता है। MR इसका 46 आ रहा है, और 46 का इंटू 2, बैलेंस्ड इक्वेशन में इस 46 का जो मास है उसको इंटू 2 कर रहा हूं, तो ये 92 आ रहा है। जी जी, सेम ही आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आ रहा। नहीं नहीं यार, देखो ये जो आप इक्वेशन से मैसेज ढूंढते हो ना, इस पे वो काम ना करो, इस पे आप डायरेक्ट इधर से यूं किया करो कि एक चीज का MR निकाला और इंटू 2 कर दिया, ठीक है? डायरेक्ट करो इसको, उसको फॉर्मूले से नहीं करना। ये क्लियर है बच्चों सबको? क्या ख्याल है? तो आपके पास ये इधर तक जो बात बनती है वो यूं करके ऐसे आ गई, कोई मसला तो नहीं इसमें? श्योर?